आज हम सामाजिक अध्ययन के लिए धरातल पर उतरे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं एक पुस्तक लिख रही हूँ, वृद्धावस्था सामाजिक अध्ययन। और किसी भी पुस्तक को लिखने के लिए जब तक हम समाज के वर्ग के पास नहीं जाते, उनसे वार्तालाप नहीं करते, तब तक यथार्थ समक्ष नहीं आता। उनसे उनके जीवन के विषय में कुछ जानेंगे और उसका लाभ हम और आप सभी उठाएंगे। आपका नाम? श्रीमती बिमला मेहरा। आपकी शिक्षा और आपके परिवार के विषय में जानना चाहूँगी। मैं MA DPEd और रिटायर्ड समाजशास्त्र प्रवक्ता 2001 में रिटायर्ड हुई थी। करीब 21 साल मुझे अब रिटायरमेंट के होने जा रहे हैं और मैं मेरे 4 बच्चे रहे हैं, जिसमें से एक अभी 12 साल पहले एक्सपायर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब मैं अपने छोटे बेटे पुनीत मेहरा के साथ रह रही हूँ। इनकी शादी 2005 में हुई थी और अपना मकान है, यहाँ पर रह रहे हैं। पुत्री की शादी हो चुकी है, एक बेटा मेरा दिल्ली में रहता है। बहुत सुंदर कि आप भरे पूरे परिवार में हैं, मतलब संयुक्त परिवार में आप रह रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा तो आपके अतीत के विषय में, कि जब आप युवा थीं और आपके पास शिक्षा भी अच्छी खासी आपके पास है, तो उस समय आपने नौकरी की, तो आपका वह जीवन, जब आपका जीवन साथी आपके साथ था, तब वो कैसा था? हाँ, मेरी शादी हुई है, यहाँ पर आई हूँ 68 में। उसी साल मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मतलब मेरे पति थे मिलिट्री में। उसके बाद कुछ हेल्थ से संबंधी उनकी परेशानियाँ थीं या फिर पारिवारिक परिस्थितियाँ कहिए, उन्हें मिलिट्री से रिटायरमेंट लेना पड़ा। प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया था। बस उसके बाद जो जॉब मिल गई, मैं तो जॉब में थी ही। और शादी के बाद जब शादी हुई है तब ये प्रॉब्लम आई कि मतलब आप सर्विस ट्रांसफ़र करवाइए, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो हो नहीं सकता ट्रांसफ़र। मुझे बहुत मजबूरी में फिर वहीं रहना पड़ा। फिर मेरे पति भी यहीं आकर, वहाँ पर हमारा संयुक्त परिवार था, अलग अलग भाई थे, फिर ये यहीं पर आकर के सेटल हो गया। आपकी आयु के विषय में पूछ सकती हूँ? हाँ ज़रूर। मेरी आयु इस समय मतलब अगस्त में 80 पूरे हो जाएंगे। तो 80 वर्ष की आप अगस्त में होने जा रही हैं और उच्च शिक्षित हैं। आपने जो है वो पढ़ाया भी है और अच्छे बुरे परिवार में आप शुरू से रहती आई हैं। अब आप एक संयुक्त परिवार में अपने बेटे, अपनी बहू और अपने नाती पोतों के साथ रह रही हैं। तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि संयुक्त परिवार का आप कितना महत्व समझती हैं आज के युग में? देखिए, संयुक्त परिवार महत्व, मैं ये नहीं कहूँगी महत्व नहीं है। और हमारे मतलब जो संस्कृति है, संयुक्त परिवार से ही प्रथा चली थी ये पारिवारिक। उस समय कृषि व्यवस्था थी, इसलिए लोग मतलब संयुक्त परिवार में रहते थे। जब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तब से मतलब मनुष्यों को नौकरी के चांसेस मिल गए और वो संयुक्त परिवार धीरे धीरे परिवर्तित होता रहा। पहले परिवर्तित हुआ, अब संयुक्त परिवार है ही बहुत कम, नाम मात्र के लिए रह रहे हैं। और जो है भी संयुक्त परिवार, वो उस रूप में नहीं है। मेरा ख्याल है आज जो संयुक्त परिवार हैं, उनकी जितने भी परिवार के सदस्य हैं, बहुएं अलग रसोई में रहती हैं। तो अलग रहने के बाद भी अगर एक ही मकान में रह रहे हैं तो हम इसे संयुक्त परिवार कहेंगे। रसोई अलग है, अपना अपना मतलब पैसे का हिसाब अलग है। संयुक्त परिवार की तो पहले था ना, एक ही जगह धन इकट्ठा होता था। और आज एकांकी परिवार में भी एडजस्टमेंट मुश्किल है, तो संयुक्त परिवार की तो हम क्या बात कह सकते हैं। आपने बहुत खूबसूरती से समझाया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि आप आज बहुत सुनती हैं कि वृद्धावस्था कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय होता जा रहा है, जो पहले समय में नहीं था। तो इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं कि आधुनिक युग में क्यों इस विषय के लिए लिखा जा रहा है, इस पर विमर्श चल रहा है, और यह अवस्था
कहीं ना कहीं एक बोझ बनती जा रही है, कारण हमारे वृद्धाश्रम की नींव पड़ती जा रही है। इसके विषय में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ऐसा है जैसे साइंस विकास हुआ है साइंस का, इंटरनेशनल हमारे संबंध बढ़ गए और आज दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि सुबह को व्यक्ति यहाँ है, शाम को वहाँ पहुँच जाता है। तो संस्कृति का आदान प्रदान तो होता है और आज की मांग के अनुसार विज्ञान की परिस्थितियों को देखते हुए संयुक्त परिवार में या वृद्धावस्था में कहिए परिवर्तन आना नेचुरल है। हमारे बच्चे वहाँ रह रहे हैं, कुछ दिन के लिए यहाँ आते हैं, जब वो उस वातावरण को देखते हैं और यहाँ के वातावरण में, तो उनको अच्छा भी लगता है। ये नहीं है कि यहाँ पर बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। हाँ, वृद्धावस्था की जो बात है उसका कारण आज का धन को महत्व देने लगे हैं। हमारे यहाँ पहले इतना महत्व नहीं था धन का, आज धन ही सब कुछ हो गया है। और वृद्धावस्था की अवस्थाएं जैसे आपने मालूम करनी चाहिए, अलग अलग परिस्थितियां हैं। पुरुषों की अलग हैं, महिलाओं की अलग हैं, और कामकाजी महिलाओं की अलग हैं, जो घर में रहने वाली हैं उनकी अलग हैं। दूसरी चीज़, आज बीमारी ने इतना घेर रखा है यंग ब्लड को, तो वृद्धावस्था अगर अपने को स्वस्थ रखती है तो यही उनके लिए यंग ब्लड के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अब जैसे कि वृद्धावस्था में आप कहती हैं कि महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, ये तो प्राकृतिक है, क्योंकि दोनों का स्वभाव, दोनों की शारीरिक प्रकृति वो अलग होती है। तो आप बताइए अपने तक, क्योंकि आपकी बातें मुझे बहुत सार्थक लग रही हैं, जो शायद आज और लोग सुनेंगे तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि नकारात्मकता उसमें बहुत कम है। तो आप ये बताइए कि जैसे आज वृद्ध को उसके बच्चे उस शान से, उस सम्मान से नहीं रख पाते, जिनको नहीं रख पाते, सब ऐसा नहीं है मैं कहूँगी, लेकिन जिनको नहीं रखते और वृद्धा आश्रम का रास्ता दिखाते हैं या कहीं छोड़ देते हैं, यह आपकी नज़र में कहाँ तक उचित है? रश्मि जी, जहाँ तक मैं कहूँगी, आपने वृद्धावस्था पर कहा है, यूँ तो आज यंग ब्लड भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, वो अपने में असंतुष्ट है। तो वृद्धों की तो बात मतलब बिल्कुल फ़र्क हो जाती है, और हम इसमें एक ही पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम ये कहें कि युवा वर्ग वृद्धों का सम्मान नहीं कर रहा, तो उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, और वृद्धों की अपनी समस्याएं, उन्हें अपनी समस्याएं खुद ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। लेकिन यह भी तो एक बात आती है कि वृद्ध पहले भी थे, युवा भी पहले थे, है ना? ऐसा तो नहीं कि वृद्ध अभी बन गए या बच्चे अब बन गए हैं। तो पहले हमें जब कभी भी आवाज आती ही नहीं थी कि वे वृद्धाश्रम कहीं बनाने की हमें आवश्यकता है, और आज भी ग्रामीण इलाकों में आप देखिए कि उनके माता पिता आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। ये शिक्षित परिवारों के जो हैं वही वहाँ आपको वृद्ध मिलेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ पश्चिमी सभ्यता की ओर हम दौड़ रहे हैं? तो वो तो नेचुरल है। आज परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं, और आज जो लड़कियां हैं या बच्चे हैं वो जैसे समाज में पल रहे हैं, अब मान लीजिए मेरी पोती बड़ी हो रही है, तो जैसे वातावरण में पड़ेगी उसमें परिवर्तन तो आएगा ही धीरे धीरे। और जहाँ तक वृद्धों का सवाल है, मैं ये सोचती हूँ कि हमारे आश्रम व्यवस्था जो थी उसमें भी ये था कि 60 वर्ष के 50, अब 60 कह लीजिए, 60 वर्ष के बाद आप गृहस्थ से अपने को अलग कर लें। वो वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे और वहाँ पर उनका, तो वृद्धों को एकदम से मेरी पोती है वो बड़ी होगी, तो लेकिन क्या आप ये नहीं मतलब सोचती या होना चाहिए कि हम क्यों ना अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दें ताकि जो आगामी पीढ़ी है उसे इस तरह की जो ये परेशानियां हैं उनका सामना ना करना देखिए पड़े। चाहिए तो बहुत, लेकिन हो तब ना। चाहने को तो हर इंसान के चाहता है, और दिखाता भी, आज दिखावा ज़्यादा है, और वास्तविकता जो है उससे इंसान वो है। अब यहाँ पर वृद्ध लोगों का भी ये है कि विचारों में नई पीढ़ी आई, ये टकराव तो होगा ही होगा, दोनों तरफ से झुकना पड़ेगा। अब मैं अगर ये सोचूं कि नई बहू आई है तो धीरे धीरे परिवर्तन आता है, परिवर्तन दोनों तरफ से आएगा तब चेंज हो सकता है। दूसरी चीज़, मैंने जो अपनी लाइफ में किया है, आए मेरे साथ भी प्रॉब्लम, शादी हुई इनकी, मेरे साथ भी टकराव भी हुआ, बहुत सारी परेशानियां आई हैं। उसके पश्चात अब ये है कि उसका कोई सुझाव ये है, मैंने अपनी रसोई अलग कर रखी है, जी जी, खाती हूँ अपना बनाती हूँ,
लोग कहते हैं मेरे से, आप क्यों अलग रह रही हैं? मैंने मतलब, और ये वास्तविकता है कि मैं अपनी मर्जी के हिसाब से उठती हूँ, बैठती हूँ। बहू ये चाहेगी अभी बना आप खा लीजिए, मेरे को भूख नहीं है। वृद्धावस्था में बहुत सारी परेशानियाँ जी हैं, जी जी। तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपना वर्क, अपना काम जहाँ तक हो सके अपने आप करें, हम दूसरे पर आश्रित ना हों। यदि हम आश्रित होंगे उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, ये तो बहुत सुंदर आपने बात कही, और सबसे अच्छी बात कि 80 वर्ष की अवस्था में आप स्वयं खाना बनाकर खाती हैं, तो आपके स्वस्थ विचारों का ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि आप अपना काम स्वयं करती हैं। लेकिन यहाँ आप स्वस्थ हैं, आप अपना काम स्वयं कर सकती हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अशक्त है, जो स्वस्थ नहीं है, जिसको बच्चों का साथ चाहिए ही, आर्थिक संतुष्टि भी नहीं है, वो वृद्ध क्या करे? थोड़ा सा उसके लिए आप। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए आज हम परिस्थितियों के दास है। मतलब ठीक है, उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन आज के भौतिक युग में हम ये सोचें कि ये इस परिवर्तन को रोक दें, ये रोका नहीं जा सकता है। परिवर्तन तो आएगा ही, और समय की मांग के अनुसार धीरे धीरे जो कुछ होना है वो तो हो गई, आप देख ही रहे हैं। ये तो सही कहा आपने कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, वो आता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि परिवर्तन में बहुत अधिक विकृतता, जब एक गंदगी आ जाती है, या कहिए कि वो एक उस चीज़ में एक विद्रूपता आ जाती है, तब हमें विमर्श की ज़रूरत पड़ती है। मैं सोचती हूँ आश्रम में भी अगर जाते हैं, ज़्यादा आपने देखा कि अच्छे परिवारों के ही जाते हैं, तो अगर हमारी ईश्वर में आस्था है, हमें मतलब एक शक्ति पे विश्वास करना पड़ता है, तब तो हम सशक्त रह सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं। और अगर हमने उस शक्ति पे अविश्वास कर लिया तो हम अपने शारीरिक और मानसिक रूप से, जहाँ मानसिक रूप से व्यक्ति डाउन हुआ वहीं उसका शारीरिक भी वो आ जाती है। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है, क्योंकि व्यक्ति शारीरिक इतना क्षीण नहीं होता जितना कि दिमाग से होता है। लेकिन इसके लिए ऐसा तो नहीं कि जब हम वृद्ध हुए ये सब धारणा हम तब बना लें और तब सब कुछ ठीक हो जाए। इसके लिए तो मेरे ख्याल से जब आप युवा हैं, उस समय अगर आप वृद्धावस्था के आईने में देखकर चले, जैसा मैं मानती हूँ कि भाई वृद्धावस्था आनी है, नेचुरल है, सबको आएगी, तो अगर तभी से हम उसके विषय में सोचने लगें कि हम स्वस्थ रहें, अपना काम खुद करें, बच्चों के साथ जिस प्रकार से रह सकते हैं उस प्रकार से रहें, तो तब कैसा? बच्चों के साथ रहना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि बच्चे हमारे सहारा हैं, इनके बिना हम नहीं रह सकते, और बहुत ही मजबूरी आ जाती है तो रश्मि जी यही इलाज है कि मतलब मानसिक संतुष्टि अपने को वृद्ध लोगों को करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सही बात है, अशक्त बुढ़ापा, तो इसकी देहरी पर चीज अब जैसे मेरा है, मुझे भी मालूम है कि मेरे हाथ पैर जब तक चल रहे हैं वो ठीक है। आज मैं पैसे के मामले में सशक्त हूँ, और अगर मैं पैसे के मामले में सशक्त हूँ और बच्चों के पास पैसे की कमी है, मैं उस पैसे को अपना बचा बचा के रखूं कि ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरी गलती है। अब मेरे बच्चों को आवश्यकता है इस समय, उस पैसे को मैं ये रखूं कि नहीं ये तो मेरा अधिकार है, ये है, तो ये मतलब बड़े लोगों की भी कमी है। सैक्रिफाइस दोनों को ही करना पड़ता है। ये तो बहुत सुंदर आपकी सोच है, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े लोगों की कमी होती है पैसे के मामले में, कि वो पैसे को बहुत भींच कर रखते हैं, और उसको जब वो किसी से उसका जिक्र नहीं करते कि बैंक में क्या है, हमारे पास क्या है, तो उसका लाभ ना स्वयं ले पाते हैं, ना ही वो बच्चे ले पाते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, मेरे ख्याल से आप खुश भी और संतुष्ट भी इसीलिए हैं, जो मैं आपके चेहरे पर देख रही हूँ मुस्कुराहट, कि आपके पास आर्थिक परेशानी नहीं है। देखिए, वृद्धावस्था में एक बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या होती है पैसा, क्योंकि अगर पैसा हमारे पास है तो हम कर्मचारी रखकर भी अपना काम आराम से करवा सकते हैं, चलिए बच्चे भी नहीं। अगर पैसा भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, बच्चे भी पास नहीं है, तब आप बताइए कि तब वो वृद्ध क्या करें? बस उसके लिए तो फिर यही है कि वो उस समाज के ऊपर डिपेंड है, या तो वृद्धाश्रम में जाएगा, और या फिर
दूसरी चीज़ यह, जब इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो वो और डाउन होता जाएगा, वो स्वास्थ्य से भी, और फिर तो दुर्दशा होनी ही होनी है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अधिकतर लोगों के बीच, बड़े लोगों के बीच ये कहा जाता है कि भाई जब तक हमारा बेटा कुंवारा था सब कुछ अच्छा था, जहाँ उसका विवाह हुआ सब कुछ बदल गया। तो ऐसा क्या हो जाता है एक लड़की के आने से, एक बहू के आने से, कि आपके घर में सारा परिवर्तन आ जाता है? आप किसको दोष देते हैं? ऐसा है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मैं भी पारिवारिक हूँ, मेरी भी बेटी है। तो मैंने ये देखा है कि वो व्यक्ति ये चाहते हैं कि बहू बिल्कुल नौकरानी की तरह से रहे, तो ये असंभव है। दूसरी चीज़, मेरी एक बात बहस हो गई थी किसी बात पे, कि जैसे सास इस परिवार में शादी होकर के आई और शादी के नाते ही उसे अपने पति पर भी अधिकार मिल जाता है और संपत्ति पर भी, यानी सादे अधिकार उसे विवाह के पश्चात मिल जाते हैं। तो एक सास को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो बहू आई है इसको भी वैसे ही अधिकार मिलने चाहिए जैसे मिले हैं, मुझे मिले हैं। अगर वो नहीं सोचती है तो टकराव होगा, और टकराव का तो अंत विनाशी है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो दूसरे घर से एक लड़की आई है उसको हमें समय देना चाहिए, क्योंकि घर में, नए घर में आई है तो उसको हम, लेकिन आज आपने देखा होगा कि आज की सास वैसी नहीं है। आज की सास बहुत समझदार हैं, वो ये भी जानती हैं कि ये बहुएं परिपक्व आई हैं, इनके बीच में ज़्यादा दखल अंदाजी करना गलत है, क्योंकि करेंगी वही जो इनकी इच्छा होगी। उससे अच्छा है कि हम मौन रहकर, शांत रहकर अपना काम करें, वो अपना काम करें। क्या ऐसा आपको लगता है? रश्मि जी, मुझे ये लगता है शुरू में जैसे एकदम से इंसान आता है उस समय तो टकराव होना नेचुरल है। एकदम से परिवर्तन धीरे धीरे आता है, तब तो ठीक रहता है। एकदम से मेरे साथ भी कोई आ जाए तो मैं उस समय नहीं, लेकिन हाँ बाद में मैं सोचती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। परिस्थितियाँ धीरे धीरे दोनों को ही बदल देती हैं। अगर बदलते हैं तो ठीक है, नहीं बदलते हैं तो परिवार टूट रहे हैं। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की तो आप बात छोड़िए, एकांकी परिवार में नहीं एडजस्टमेंट हो रहा, और आगे आने वाले बच्चों का क्या हाल होगा। दूसरी चीज़, पति पत्नी आपस में एकांकी परिवार में भी लड़ते हैं, इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। ये बहुत सुंदर बात कही। देखिए, संयुक्त परिवार की बात तो जहाँ तक मैं बैठकर सोचती हूँ कि वो कहाँ से आएंगे, क्योंकि आज के माता पिता तो एक बच्चा भी पैदा करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पालेगा कौन? दोनों कामकाजी हैं। तो जब बच्चे ही नहीं होंगे तो बुआ, चाचा, ताऊ ये सब कहाँ से आएंगे? तो परिवारों का तो आगे जाकर आप समझिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके विषय में तो सोचना ही बेकार है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि प्रगति होती है, होनी चाहिए, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस प्रगति के साथ कहीं ना कहीं हम अपना बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं, जिसका अफसोस तो होता ही है। यह तो आप जरूर मानेंगे, है ना रश्मि जी? बस ये है, बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, बाहर चले गए। अब मैं मान लो यहाँ अकेली रहती हूँ, उसके बाद रिटायर्ड होती हूँ, बच्चों के पास जाऊँ। मेरे साथ माधुरी टीचर थी, उनके हस्बैंड की डेथ हुई है। अब वो मान लो, वो पहले अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, अब उनकी डेथ के बाद वो चाहें तो, बच्चे इतने साल से अकेले रह रहे थे, अब उनके साथ में एडजस्टमेंट और प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो मतलब शुरू से रहता रहे, या फिर ये है कि इतने अच्छे विचार हैं दोनों के कि वो भी जानती हैं मेरी परिस्थितियाँ ये हैं। परिवर्तन तो दोनों को ही करना पड़ेगा। अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाए। बहुत सुंदर विचार। अब देखिए, शिक्षा का ये महत्व होता है कि आप शिक्षित हैं, आपके विचारों में सकारात्मक पहलू अधिक है, जितना मैंने आपको अभी वार्ता आपसे की। और सकारात्मक होने का अर्थ यही होता है कि वृद्ध भी खुश होता है और उसके साथ रहने वाले बच्चे भी खुश होते हैं। आपसे इतनी अच्छी, सकारात्मक और ऊर्जा भरी बातें मैंने तो सुनी ही, लेकिन हमारे दर्शक भी जब सुनेंगे तो शायद बहुत सारे आपसे प्रेरणा लेंगे। अंत में इसका एक छोटा सा सारांश के रूप में आप वृद्धावस्था को किस प्रकार से परिभाषित करेंगी, बस ये और बता दीजिए। वृद्धावस्था, अब मैं आपको मतलब ये कहूँगी, आज की जो वृद्धावस्था है, वो जो वृद्ध हो भी गए हैं वो ये भी चाहते हैं कि हम आज भी यंग बने रहें। उनका शारीरिक भी देखेंगे ना कि वो अब सफ़ेदी है बालों की। मैं आपको
बालों की सफेदी है वो ठीक है, आपका बड़प्पन दिखाता है। आप अगर यही कहें कि हम बहू के साथ में जैसे वो करती है वैसे ही रहते रहें, तो ये थोड़ा सा बड़ों की भी कमी है। मजबूरी, देखिए मैंने कहा ना आपको, शुरू में बोला है कि वृद्धावस्था की अलग अलग परिस्थितियां हैं, पढ़े लिखों की अलग है, उनकी अलग है। अब मेरे कोई बच्चों ने सब कहा मम्मी आपने वो बोला, मैं अपनी आवश्यकताओं को बहुत सीमित करना चाहती हूँ। मेरी आवश्यकताएं आज भी बहुत सीमित हैं। मॉडर्न ये मोबाइल दूसरा सबने कहा, मैंने कहा मेरे पास जब तक है मैं इसे काम चलाऊंगी। मैं ठीक है सशक्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सोचूंगी कि मतलब जैसे मैंने ज़िंदगी गुजारी है कमी में, आज भी मैं उसी तरह से रहूँ, अपनी आवश्यकताओं को वृद्धावस्था में ना बढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये बहुत सुंदर आपकी सोच है, और जबकि आपको करने के लिए आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई मुझे कोई विवाह करना है या मुझे कुछ और करना है। उसके बाद भी आपके विचार कि मैं जिस अवस्था में जिस तरह से मैं रही हूँ मैं उसी तरह रहूँ, यही होता है एक वृद्ध के लिए संतुष्टि का कारण। तो बहुत बहुत आपका आभार, आपका धन्यवाद कि आपने हमसे इतनी सकारात्मक बातें की। शायद मेरे अब तक की वार्ता में ये मेरा पहला एक वार्ता होगी कि जिसमें एक महिला ने, जो अपने बिना पति के अपने बच्चों के साथ है, लेकिन इतने सकारात्मक विचार हैं उसके, और उसके चेहरे पर जो एक ऊर्जा है वो ऊर्जा है उसकी संतुष्टि की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।